हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है यूटेट 2020 का जो पेपर है उसका हम क्या करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सभी क्या करेंगे, एक कॉफ़ी और पेन ले सकते हैं और उसमें आप अपने सही प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन ए है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन बी है वोयगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी है कोलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और डी है बेंड्यूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सी निम्नलिखित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है मौखिक अनुनय, बी है एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, और ऑप्शन सी है परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, और डी है भांप लेना कि कब विनम्र होना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, मंदबुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी। तो ऑप्शन ए है पुरस्कार एवं प्रशंसा, बी है दंड, और सी है निंदा, और डी है चुनौती। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा। मंदबुद्धि वाले बच्चों को आप क्या नहीं करेंगे, ना तो क्लास में दंड देंगे। अगर आप दंड देंगे तो वो क्या है, क्लास में प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, पहले ही संकोच करेंगे कि अगर मैंने कहीं उत्तर को गलत बता दिया तो वो क्या है, बताने की कोशिश ही नहीं करेगा और निंदा भी नहीं करेंगे। फिर भी बच्चा क्या है, घबरा जाएगा, और ना ही उनको क्या है, कठिन प्रश्न पूछेंगे। तो आपने क्या करना है, उनको छोटे छोटे आप पुरस्कार दे सकते हैं और उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, फिर उनका मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को हम इस प्रकार से फिट करेंगे कि आपको प्रश्न को देखने में दिक्कत ना हो। तो अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, और ऑप्शन बी है उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही बातें सही है। और ऑप्शन सी है वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते। तो नहीं रखते। और ऑप्शन डी है वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो 3 बातें सही है विशिष्ट बालकों के लिए, लेकिन जो सी है वो क्या है, गलत है। जो विशिष्ट
बालक होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य उपलब्धि के मानकों से स्वयं को क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं, और बी है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं, और ऑप्शन सी है शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, और डी है शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि कौन सा शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सी वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन ए है शिक्षण एक अंतःक्रिया है, सही बात है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, और शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी नहीं है, बालकों के लिए भी है। अगर एक शिक्षक क्या है, उसका जो शैक्षिक स्तर है या कौशल है, स्किल है, ये वो अच्छी है, तो बालक के लिए भी क्या है, बच्चा उसको आसानी से समझ पाएगा। अगर टीचर की क्या है, टीचिंग स्किल अच्छी है, तो उससे बच्चे को भी क्या है, फायदा मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए है अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम, बी है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, और सी है अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही बातें क्या है, अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए क्या है, ये तीनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर विधि, तो ये तो है, और बी है साक्षात्कार विधि, और सी है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, और सी है अन्वेषण विधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, शिक्षण विधि नहीं है, और हमें नहीं ही पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, तो इसके आकार को हल्का सा छोटा कर लेंगे, जो आपको प्रश्न को देखने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही बात है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बिल्कुल सही बात है। सरल से जटिल की ओर, एकदम सही बात है। और चौथा है पूर्ण से अंश की ओर,
बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें ये चारों ही बातें समाहित हो? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन ए है दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, और ऑप्शन 2 है मनोवैज्ञानिक कारक, और 3 है पर्यावरणीय कारक, और चौथा है प्रयोगात्मक कारक। तो दोस्तों ये तीनों बातें तो ऊपर वाली सही है, लेकिन प्रयोगात्मक कारक क्या है? व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। तो जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये तीनों ही हैं वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये क्या है? तीनों ही बातें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्यों? तो ऑप्शन ए है नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, और बी है समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, और सी है मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें क्या आ गया? समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान होता है, किससे? मनोविज्ञान के शिक्षण द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्रक्रियाएं प्राकृत है, और ऑप्शन बी है वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन सी है यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है, और ऑप्शन डी है दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि और विकास के बारे में कौन सी बात सही है? वृद्धि प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, और विकास क्या है? बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। विकास को होने के लिए क्या? बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? विरासत, और अगला है परिवेश। विरासत का मतलब होता है जो आपको अपने माता पिता से विरासत के रूप में क्या है? डीएनए के माध्यम से मिला है, और परिवेश का मतलब है आपके आसपास का परिवेश, आपके आसपास का पर्यावरण, आपके आसपास का माहौल। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए है अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, ऑप्शन बी है विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, और ऑप्शन बी सी है बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, और ऑप्शन डी है अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुरा परिवेश क्या कर सकता है? अच्छी विरासत को भी दबा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया?
ऑप्शन ए है जेरोम एस ब्रूनर, और बी है जीन पियाजे, और सी है डेविड आसुबेल, और डी है हॉल्ड ताबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन ए है कैटल, और बी है ऑलपोर्ट, और सी है डोलार्ड और मिलर, और सी है डोलार्ड और मिलर, और डी है बेंडूरा और उसके साथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक, बी है प्राक रूढ़िगत, और सी है रूढ़िगत, और डी है पश्च रूढ़िगत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं? ऑप्शन ए है सक्रिय अनुबंधन, और बी है क्लासिकीय अनुबंधन, और सी है सूझ द्वारा अधिगम, और डी है श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे ने क्या है, अचानक क्या है, उसने युक्ति सूझी और समस्या क्या हो गई, हल हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, विद्यार्थियों में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के सामाजिकरण की प्रक्रिया, और बी है विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां, और सी है परिवार का आर्थिक स्तर, और डी है बालक का पालन पोषण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो ऑप्शन ए है संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास, बी है वास्तविक की स्वीकृति, और सी है शेखी बगराना, और डी है नियमित दिनचर्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है व्याख्या निर्देशन, बी है भूमिका अभिनय, सी है चर्चा सत्र, और डी है खोज अधिगम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोज अधिगम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए है विमर्श,
विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन बी है उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक है। ऑप्शन सी है औपचारिक तर्कणा तकनीक का परीक्षण देना। और डी है सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से प्रभाव है, भाव है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए सभी अनुभव। बी है विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया। सी है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। और डी है कक्षा अनुभव खेल और क्रीड़ाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है NIVH संबंधित है। ऑप्शन ए है दृष्टिबाधितों से, और बी है अस्थिबाधितों से, और सी है श्रवणबाधितों से, और डी है मानसिक बाधितों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है पूर्व भाषाई बधिरता होती है। पूर्व भाषाई बधिरता होती है। ऑप्शन ए है भाषा अर्जन से पूर्व, बी है भाषा अर्जन के उपरांत, और सी है जन्म से, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा अर्जन से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे प्रभावशाली है। ऐसे बालकों के लिए जिनमें क्या है श्रवण बाधिता वाले बच्चे, आप क्या करेंगे वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार या आयताकार या वर्गाकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप कैसे बिठाएंगे उनको अर्धवृत्ताकार व्यवस्था के रूप में आप क्या करेंगे उनको बैठने के लिए व्यवस्था बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है। तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मंद बालक की क्या है मानसिक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है धीमी गति से सीखना, सही बात है। शीघ्र भूलना, बिल्कुल सही बात है। और सी है अनुकरण से सीखना, सही बात है। और डी है सामान्यीकरण की क्षमता। मंद बुद्धि वाले बालकों में क्या है सामान्यीकरण की क्षमता नहीं होती। तो हमें नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक एकीकरण, और बी है सामाजिक मान्यता, और सी है ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है वैचारिक प्रवाह की, अभिव्यक्ति प्रवाह की, सहचार्य प्रवाह की और डी है शब्द प्रवाह की। तो जब एक बच्चा क्या कर रहा है, एक कहानी के अनेक शीर्षक बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए वैचारिक प्रवाह की। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डिस्फेजिया है। ऑप्शन ए है लेखन में समस्या, और बी है पठन में समस्या, और सी है गणना में समस्या, और डी है भाषाई असामान्यता। तो ऑप्शन ए के अंतर्गत आता है लेखन में समस्या, कहलाता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। और पठन से कहलाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। और गणन से संबंधित कहलाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। और भाषा से संबंधित कहलाता है डिस्फेजिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो आज के लिए लास्ट प्रश्न है, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है सोचना, बी है समझना, और सी है शेकी बगारना, और डी है समस्या समाधान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।